गाइस, होपफुली आप सबकी यूपी पीसीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी प्रीलिम्स की, जो कि 12 अक्टूबर को होने वाला है। तो जैसा कि हम लोगों ने रिवीजन सीरीज शुरू किया था इन्वायरमेंट का लास्ट लेक्चर में, तो आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग शुरू करते हैं फिर। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक है आज वो है फूड चेन का। फूड चेन का मतलब होता है कि सब्सटेंसेस बाय फूड का पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। सब्सटेंसेस बाय विच लिविंग बींग्स जनरेट एनर्जी बाय कंज्यूमिंग देम। ठीक है, अब जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं वो खुद अपना खाना बनाते हैं, उनको हम ऑटोट्रॉप्स बोलते हैं, जैसे कि प्लांट्स, जैसे जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम आते हैं कि जो फूड चेन होता है वो क्या होता है। देखिए, जैसे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो फर्स्ट आपकी फूड चेन में सबसे नीचे आते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रॉस ओवर जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, मतलब जो ग्रास पे डिपेंड करें, जो प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स आते हैं जो कि प्राइमरी कंज्यूमर्स पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। फिर आते हैं सेकेंडरी टर्शरी कंज्यूमर्स, जिसमें कि स्नेक आते हैं। ठीक है, उसके बाद से अगर हम द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन फूड चेन ऑफ अ ग्रासलैंड इकोसिस्टम, ये हम बात कर लिए हम, है ना। फिर जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो सबसे पहले ग्रास आएगा जो कि ऑटोट्रॉप है, फिर गोट, फिर हर्बीवोरस है, फिर ह्यूमंस जो कि ओमनीवोरस है। ओमनीवोरस का मतलब क्या है कि जो प्लांट और एनिमल्स दोनों कंज्यूम करते हैं। ठीक है, अब फूड चेन के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं वो हम देख लेते हैं। ठीक है, उसमें एक बायोटिक कंपोनेंट है, जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और आपके डिकम्पोजर्स। प्रोड्यूसर कौन, प्लांट और एल्गे हो गए। कंज्यूमर्स एनिमल, ह्यूमन। और डिकम्पोजर्स कौन से हो गए, फंजाई, बैक्टीरिया हो गए। ठीक है, फिर अगर हम सी फूड चेन की बात करें तो क्या होता है, जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए आपके जो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। ठीक है, जो फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं वो आ गए आपको ऑटोट्रॉप में। फिर जो छोटी मछलियाँ होती हैं, फिर आते हैं बड़ी मछलियाँ। छोटी मछलियाँ हर्बीवोरस होती हैं, जो कि आपका प्लांट्स पे डिपेंड करती हैं अपने फूड के लिए। फिर कार्निवोरस एनिमल्स आते हैं, फिशेस आती हैं, जो कि आपकी छोटी मछलियों पे डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। ठीक है, अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, ऑल सच प्लांट्स विच मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस आर कॉल्ड प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, फिर उसके बाद से फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं कि द रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द अर्थ एटमॉस्फेयर। ये ओशियंस, क्योंकि ओशियन हमारे अर्थ का 70% से ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो जो 70% से ज़्यादा एरिया कवर करता है, तो जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो एक अर्थ में ऑक्सीजन का मोस्ट ऑफ द जो ऑक्सीजन अर्थ एटमॉस्फेयर में हुआ फाइटोप्लैंक्टन से ही आता है। ठीक है, फिर कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो कि बोथ आपका कैटेगरी ऑफ बोथ डिकम्पोजर एंड कंज्यूमर में आता है, उसको वो आंट है। ठीक है, फिर ऑर्गेनिजम्स डेट ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम प्राइमरी कंज्यूमर्स, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, फिर ये कुछ बटरफ्लाई के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कि इसका इंपॉर्टेंट रोल है पॉलिनेशन में। इनका जो नंबर्स है वो एडवर्सली अफेक्ट हुआ है ड्यू टू पॉल्यूशन। पॉलिनेशन इनका क्योंकि डिक्रीज़ हुआ है, जो डिफॉरेस्टेशन वगैरह हुआ इस वजह से। ठीक है, और ये फूड चेन में एक लोअर मेंबर की तरफ है, लोअर मेंबर की तरह है। ठीक है, जैसे कि आप प्राइमरी प्रोड्यूसर्स तो नहीं है, लेकिन प्राइमरी कंज्यूमर है ये। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, फ्लो ऑफ एनर्जी। फ्लो ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है कि एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जाने में जो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है उसी को हम फ्लो ऑफ एनर्जी बोलते हैं। तो अब देखिए, इसमें फ्लो ऑफ एनर्जी क्या है। फ्लो ऑफ एनर्जी है कि ड्यू टू चेंज फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ टू अनदर एनर्जी लॉस हो जाता है। ठीक है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन इकोलॉजिकल नीश, मतलब जो इकोलॉजिकल हमारा हैबिटेट बोल लीजिए, नीश बोल लीजिए, जो है उसका जो प्राइमरी सोर्स है वो है सोलर एनर्जी। ठीक है, फिर उसके बाद से बायोस्फीयर इकोसिस्टम है, क्या होता है, द सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम ऑन अर्थ। ठीक है, इसको हम बायोस्फीयर इकोसिस्टम बोलते हैं, और इसमें जो है यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी होता है। ठीक है, फिर एनर्जी का फ्लो जो होता है वो ए बायोटिक सिस्टम से बायोटिक सिस्टम की तरफ होता है, फिर प्रोड्यूसर्स से प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरफ होता है, फिर प्राइमरी कंज्यूमर्स से सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्शियरी कंज्यूमर। एक बात हमें और ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ेगा, जो एनर्जी अवेलेबल है, अमाउंट ऑफ एनर्जी, वो हमेशा डिक्रीज़ होते चला जाएगा। ठीक है, फिर कुछ इंपॉर्टेंट नोट हम देख लेते हैं, वो ये है कि द एनर्जी टेकन बाय ऑटोट्रॉप्स इज़ नॉट कन्वर्टेड बैक इनटू सोलर एनर्जी, एंड द एनर्जी ट्रांसफर टू द हर्बीवोरस कैन नॉट बी रिकवर्ड बाय द ऑटोट्रॉप्स। ठीक है, सिंपल सा डेफिनेशन है, फैक्ट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और दूसरा है कि फ्लो ऑफ एनर्जी जो होता है हमेशा यूनिडायरेक्शनल है। ठीक है, यूनिडायरेक्शनल का मतलब क्या है कि प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर्स की तरफ, प्राइमरी कंज्यूमर से सेकेंडरी कंज्यूमर, कभी इसका अपोजिट नहीं होगा। ठीक है ना, फिर उसके बाद से कितना एनर्जी लॉस होता है, वो है 10% ऑफ द ग्रॉस प्रोडक्टिविटी ऑफ प्रोड्यूसर्स इज
अडॉप्टेड बाय द वेजिटेरियन, मतलब जो प्रोड्यूसर्स से जो प्राइमरी कंज्यूमर की तरफ एनर्जी ट्रांसफ़र होगा तो सिर्फ 10% एनर्जी जो है वो ट्रांसफ़र होता है, ठीक है। अब ये 10% रूल क्या है, ठीक है। 10% रूल जो है इसको इंट्रोड्यूस किया था रेमंड लिंडबैन ने 1942 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि 10% ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द प्रोड्यूसर्स एक्यूमुलेटेड बाय द हर्बीवोरस एनिमल, ठीक है। थर्ड है कि द हर्बीवोर इज ईटन बाय द कार्निवोर, ठीक है, नॉन मतलब जो नॉन वेजिटेरियन एनिमल था, ठीक है। और 10% ऑफ हर्बीवोर एनर्जी जो है वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो कंक्लूजन है कि ओनली 10% एनर्जी इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू अनदर एंड 90% एनर्जी जो है वो लॉस्ट हो जाती है ड्यूरिंग ट्रांसफर, चाहे वो रेस्पिरेशन हो या डाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्रॉपिक लेवल्स में, ठीक है। ट्रॉपिक लेवल क्या है, 3 to 4, किसी भी इकोसिस्टम में 3 से 4 जो है वो ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट में आपका बेस ट्रॉपिक लेवल जिसमें कि ऑटोट्रॉप्स या प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेकेंडरी आपका जिसमें कि प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं जैसे हर्बीवोर वगैरह हो गए, ठीक है। थर्ड में आपका सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि कार्निवोर आ गया, और फोर्थ हाईएस्ट ट्रॉपिक लेवल जिसमें कि टर्शरी कंज्यूमर्स या ओमनिवोर जैसे कि ह्यूमन बींग्स आते हैं, ठीक है। फिर नोट है इसमें कि द डिकम्पोजर्स टेक फूड फ्रॉम द अबव 4 ट्रॉपिक लेवल्स, ठीक है। जो ये डिकम्पोजर्स होते हैं जैसे फंजाई बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ये आपके जो अबव 4 जो ट्रॉपिक लेवल है इनसे ही वो फूड लेते हैं, ठीक है। फिर पिरामिड ऑफ बायोमास, देखिए ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो पिरामिड ऑफ बायोमास होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग शुरू करते हैं। इसका डेफिनेशन क्या होता है कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है टोटल अमाउंट ऑफ लिविंग मैटर प्रेजेंट एट ईच ट्रॉपिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम, ठीक है। किसी भी इकोसिस्टम में एक ट्रॉपिक लेवल पे कितने, ईच ट्रॉपिक लेवल पे कितने ऑर्गेनिजम्स लिविंग मैटर प्रेजेंट है उसका ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब पिरामिड ऑफ बायोमास क्या होता है, ये टेरेस्ट्रियल भी हो सकता है, ठीक है, और एक्वाटिक भी हो सकता है जैसे कि आपका पॉन्ड वगैरह हो गया। तो जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का बायोमास का जो पिरामिड होता है वो हमेशा अपराइट होता है, ठीक, इस तरीके से बनेगा। और जो एक्वाटिक का होता है हमेशा इन्वर्टेड होगा, ठीक है। आप लोग ये फैक्ट याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं कि बायो फॉरेस्ट्री एंड बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है। बायो फॉरेस्ट्री जो होता है वो सिमिलर टू इकोलॉजी है, इसका इफेक्ट जो ह्यूमन सिस्टम पे पड़ता है, ठीक है। एक और टर्म है बायोनॉमिक्स, बायो मतलब लाइफ होता है, नॉमिक्स मतलब लॉ होता है, तो लॉ ऑफ लाइफ को ही हम लोग बायोनॉमिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है डीडीटी के बारे में, ये होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड है, ठीक है। ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ एक्सक्रीशन आफ्टर बीइंग एब्जॉर्ब्ड, ये बायोलॉजिकली जो है डिग्रेड नहीं होता है। इसका कंसंट्रेशन फूड चेन में जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ता है बढ़ते चला जाता है, जैसे प्राइमरी में सबसे कम होगा, सेकेंडरी में इसका कंसंट्रेशन और ज़्यादा बढ़ेगा और टर्शरी में सबसे ज़्यादा बढ़ेगा। और ये जनरली फैटी टिश्यू जो ऑर्गेनिज्म के होता है उसमें ये डिपॉजिट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बायोजियो केमिकल साइकिल क्या होता है। इसका है डेफिनेशन है कि चेंजेस इन द बायोलॉजिकल फेज ऑफ ए बायोटिक एलिमेंट्स इन एन इकोसिस्टम एंड रिटर्न ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इनटू ए बायोटिक फॉर्म, इसको कहते हैं बायोलॉजिकल साइकिल, ठीक है। अब बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, ये दो तरह के होते हैं, गैसियस साइकिल और सेडिमेंट्री। गैसियस मतलब जिसका सोर्स जो है वो कोई ना कोई गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है। सेडिमेंट्री साइकिल मतलब क्या होता है कि जिसका कोई जो सोर्स है वो हमारा जो रॉक्स और सॉइल्स हैं वो है, जैसे कि आपके कैल्शियम साइकिल हो गया, फॉस्फोरस, सल्फर, पोटेशियम साइकिल, ये सब सेडिमेंट्री साइकिल में आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट एंड मेजरमेंट, ठीक है। इकोलॉजिकल फुटप्रिंट जो होता है ये इसका जो यूनिट होता है वो है ग्लोबल हेक्टेयर्स में, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। इसका डेफिनेशन क्या आता है कि नेसेसरी अमाउंट ऑफ इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स दैट ह्यूमन बींग्स नीड फॉर हिज लाइफस्टाइल टू रन स्मूथली, मतलब कि जो नेसेसरी इकोलॉजिकल कंपोनेंट किसी भी ह्यूमन बींग को चाहिए उसका लाइफ स्मूथली रन करने के लिए, उसको हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट कहते हैं। इसका ये जो कार्बन हम लोग एमिट करते हैं ह्यूमंस किसी भी वजह से, उसको मेज़र हम लोग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट में ही करते हैं। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि यूकैलिप्टस जो है ये इसको इन्वायरमेंट का एनिमी माना जाता है। ये एक ट्री है जो कि ओरिजिनली ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये जो है ये इन्वायरमेंट का एनिमी माना जाता है, ऐसा इसलिए क्योंकि एक्सट्रीम फॉल इन वाटर लेवल, जहाँ भी ये ग्रो करता है ना, पेड़ होता है इसका, वो वहाँ के वाटर लेवल में एक्सट्रीम फॉल देखा गया है, ठीक है। और ये अवेलेबल इन अबेंडेंस इन द कॉन्टिनेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आप लोग ये याद रखिएगा कि यूकैलिप्टस को जो है एनवायरमेंटल एनिमी भी बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है लेंटिक हैबिटेट। लेंटिक हैबिटेट क्या होता है, जो कि स्टैटिक है। अब देखिए इसको याद कर लीजिएगा आप लोग, लेंटिक में TIC आता है, ठीक है।
तो ये स्टैटिक में भी TIC है। तो लेंटिक स्टैटिक ऐसे याद रखिएगा, जो स्टैटिक वाटर हैबिटेट्स हैं जैसे कि आपके मार्शेस हो गए, पॉन्ड्स हो गए, लेक्स हो गए, स्वाम्स हो गए, ठीक है। इसी तरीके से लोटिक है। लोटिक आप लोग ये याद करें, लोटिक मतलब फ्लो जो चीज़ फ्लो करती है, ठीक है। तो जो चीज़ फ्लो करे, ठीक है, तो वो लोटिक हो गया। तो जैसे मूविंग हैबिटेट्स हैं जैसे कि आपका रिवर वगैरह हो गया, ठीक है, तो इसको हम लोग लोटिक हैबिटेट बोलते हैं। थर्ड है इकोटोन, ठीक है, फोर्थ है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी दो बायोलॉजिकल इकोसिस्टम के बीच का जो ट्रांजिशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग इकोटोन बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल समझाएं, जैसे मान लीजिए ये ओशियन है, ये रिवर है, ठीक है, तो ये जो है आपका एक इकोटोन हो गया, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट में आते हैं कि जो इन्वायरमेंट रिलेटेड जो मूवमेंट्स हुए हैं आज तक, ठीक है। तो एक चिपको मूवमेंट हुआ था। चिपको मूवमेंट क्यों हुआ था कि टू स्टॉप कटिंग ऑफ ट्रीज, ठीक है। वुमेन स्टूड क्लिंगिंग टू द ट्रीज। वुमेन जो थी वो पेड़ से खुद को गले लगा लिया था उन्होंने, ताकि जो कटिंग ऑफ ट्रीज है उनको रोका जा सके, ठीक है। नेक्स्ट है नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ आंदोलन क्या था, यहाँ पे इसको स्टॉप द मल्टीपर्पज़ डैम प्रोजेक्ट जो कि नर्मदा रिवर पे कंस्ट्रक्ट हो रहा था। फिर नेक्स्ट है अपिको मूवमेंट। ये साउथ इंडिया के कर्नाटका में था, जो कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड था, ठीक है। और साइलेंट वैली ये केरला में था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था वो था कैंसिलेशन ऑफ डैम प्लान टू बिल्ड ओवर द कुंटी पूजा रिवर, जो कि केरला में है, ठीक है। अब कुछ मिसलेनियस चीज़ें हैं इकोसिस्टम से रिलेटेड, जैसे कि ओशियन जो है आपका मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम है, ठीक है। हेलोक्लाइन क्या होता है, हेलोक्लाइन होता है जो कि शोज़ अ सॉल्ट ग्रेडियंट इन द, एक एक्वाटिक सिस्टम, मतलब कि सॉल्ट के लेवल में जो चेंज है वो हमें दिखाता है हेलोक्लाइन, ठीक है। पिक्नोक्लाइन क्या होता है, ये डेंसिटी ग्रेडियंट दिखाता है किसी भी एक्वाटिक सिस्टम में। थर्मोक्लाइन क्या होता है, टेम्परेचर दिखाता है किसी भी एक्वाटिक सिस्टम में, ठीक है। फिर जो डीप इकोलॉजी टर्म है उसको किसने दिया था, आर्ने नेस ने। ये आप लोग याद रखिएगा, ये कई बार आयोग पूछते रहता है इस तरीके के सवाल। उसी तरीके से इकोलॉजिकल नीश जो होता है वो टर्म जोसेफ ग्रीनमेल ने दिया था, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं, एक्ट्स हैं जो कि अब इकोसिस्टम से रिलेटेड है, कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो कब आया था, 1972 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था, लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट कब आया था, 2006 में, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है कि डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन एन इकोसिस्टम। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लांट एंड एनिमल दोनों हो सकता है, ठीक है। फिर इसमें टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी कितने होते हैं, इसका जो डिवीजन है वो विटेकर ने दिया था 1972 में, ठीक है। अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी होता है, बीटा होता है और गामा होता है। जब स्पीशीज़ डाइवर्सिटी होती है तो उसको हम लोग अल्फ़ा इंडेक्स से मेजर करते हैं, अल्फ़ा बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। जब हम लोग स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी होती है ऑफ स्पीशीज़ लोकली तो उसको हम लोग बीटा डाइवर्सिटी बोलते हैं। और जब कंप्लीट डाइवर्सिटी इन द लैंडस्केप हो तो उसको हम लोग गामा इंडेक्स से मेजर करते हैं, ठीक है। फिर फर्स्ट यूज़ ऑफ द टर्म बायोडाइवर्सिटी, जो बायोडाइवर्सिटी टर्म में फर्स्ट ये यूज़ किया था रेमंड डैसमैन ने इन द ईयर 1968, ठीक है। और नहीं, देखिए सॉरी, इसमें जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है ये टर्म जो है आपको रेमंड एफ डैसमैन ने दिया था, और वॉल्टर जी रोजन ने इसको मॉडिफाई किया था बाद में बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, और टर्म दिया था बायोडाइवर्सिटी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बायोडाइवर्सिटी डे कब मनाते हैं, तो यूनाइटेड नेशन ने 22 मई को डिक्लेयर किया है बायोडाइवर्सिटी डे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, एग्ज़ाम में आयोग पूछते रहता है लगभग हर साल, ठीक है। अब कुछ बायोडाइवर्सिटी रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी, इंडिया फर्स्ट नेशनल सेंटर कहाँ खुला था, जामनगर गुजरात में, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्टिंग द बायोडाइवर्सिटी लोकेटेड इन द कोस्टल जोन, ठीक है। फिर उसके बाद से ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, ग्रेडियंट मतलब डिफरेंस होता है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑन अर्थ, ठीक है, इंक्रीजेस टूवर्ड्स इक्वेटर। जो बायोडाइवर्सिटी अर्थ पे वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूटेड है। जैसे आप देखिएगा कि ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है, पोलर एरियाज़ में कम होती है, ठीक है। और जो आपका बायोडाइवर्सिटी है ये जैसे जैसे आप इक्वेटर की तरफ आएंगे तो आपको जो है ये बायोडाइवर्सिटी इंक्रीज़ होते हुए मिलेगी, और जैसे आप पोल्स की तरफ जाएंगे तो बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज़ होते हुए आपको दिखेगी, ठीक है। फिर मैक्सिमम डाइवर्सिटी कहाँ होती है, बायोडाइवर्सिटी ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, ठीक है। अब इसमें इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं,
ठीक है, कि बायोडाइवर्सिटी जो लोएस्ट लैटीट्यूड एज़ कम्पेयर टू हायर लैटीट्यूड, लोएस्ट लैटीट्यूड मतलब इक्वेटर के पास जनरली ज़्यादा होती है, कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, बाकी जनरली वो ज़्यादा ही होती है। ठीक है, मरीन नेशनल पार्क इंडिया का कहाँ पे लोकेटेड है? मरीन नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, गल्फ ऑफ कच्छ में। ठीक है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क वॉज डिक्लेयर्ड एज अ नेशनल पार्क इन द ईयर 1984। वैली ऑफ फ्लावर्स कहाँ लोकेटेड है? चमोली उत्तराखंड में। ये सब फैक्ट्स आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है? कि प्लेसेस वेयर सफिशिएंसी ऑफ स्पीशीज़ एंड एबंडेंस ऑफ लोकल स्पीशीज़ आर फाउंड, कि जो भी प्लेसेस अर्थ पे जहाँ पे लोकल स्पीशीज़ का एबंडेंस बहुत ज़्यादा होता है, बट एट द सेम टाइम उनका कांस्टेंट थ्रेट है उनके एक्सिस्टेंस में। अब वो किसी भी तरीके से थ्रेट हो सकता है। ठीक है, ये टर्म जो है फर्स्ट यूज़ किसने किया था? नॉर्मन मायर्स ने इन द ईयर 1988। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन कौन से रीजन है? जनरली ट्रॉपिकल रीजन होते हैं, हाई एल्टीट्यूड रीजन होते हैं। ठीक है, फिर थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी क्या है? थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी जैसे आपका रिहेबिलिटेशन ऑफ एक्सोटिक स्पीशीज़ है। ठीक है, जो हम एक्सोटिक स्पीशीज़ जैसे कि जो भी फॉरेन से मान लीजिए दूसरे देश से जो प्लांट्स इंडिया में आए हैं उन्होंने बहुत थ्रेट, जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था यूकलिप्टस का ही केस। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग एंड पॉल्यूशन तो आप लोग जान ही रहे हैं, हैबिटेट डिग्रेडेशन जैसे कि जो पेड़ हम लोग काट रहे हैं, जो एनिमल्स को मारा जा रहा है, इस वजह से जो थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, नेक्स्ट और रीज़न है एक्सटेंशन ऑफ स्पीसीज ड्यू टू क्लाइमेट चेंज या और भी जो कारण है। ठीक है, फिर एक्सटेंशन कई तरीके से है, नेचुरल है, ग्रुप या मास एक्सटेंशन है, एंथ्रोपोजेनिक जैसे हंटिंग वगैरह। ठीक है, फिर मेजर फैक्टर, ये तो मेजर फैक्टर होगा। फिर एग्जाम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि जो रिफॉरेस्टेशन ऑफ बैरन लैंड है ये हेल्पफुल है डेवलपमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए। ठीक है, कि फिर मोस्ट स्पीशीज़ ऑफ बटरफ्लाई कहाँ मिलती हैं? तो ट्रॉपिकल रीजन में मिलती हैं। बायोस्फीयर रिजर्व प्रिजर्वेशन एरियाज बिलोंग टू द जेनेटिक वेरिएशन। ठीक है, वहाँ जीन्स वेरी करते हैं, स्पीशीज़ लगभग सेम ही होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद से कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स कौन कौन से हैं? ठीक है, नेचुरल हैबिटेट डिस्ट्रक्शन हमको रोकना होगा, और नेचुरल रिसोर्सेज का जो ओवर एक्सप्लॉयटेशन है उसको कम करना होगा। ठीक है, इन्वेजिव एलियन स्पीशीज़ को हमें रोकना होगा। ठीक है, इलीगल जो हंटिंग हो रही है, पोचिंग हो रही है, उसको रोकना होगा। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हमको इन्वायरमेंट किससे कहीं ना कहीं उससे साथ एक रिलेशन बना के रखना होगा कि ये दोनों साथ साथ कैसे चल सकते हैं। फिर अनसाइंटिफिक माइनिंग को हमें कम करना होगा। फिर फॉरेस्ट एरिया और डेंसिटी ऑफ फॉरेस्ट को हमें जो है उसको बढ़ाना होगा। ठीक है, स्मगलिंग ऑफ जो एनिमल्स होगा, कई बार आप न्यूज़ में देखते हैं कि कछुओं को या स्नेक को स्मगल किया जाता है, उनको रोकना होगा। ठीक है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है? ये एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए। इसका मेन कारण पर्पज़ होता है कि इन सितु मतलब वहीं पे जहाँ पे वो बायोडाइवर्सिटी वहीं पे नेचुरल और सेमी नेचुरल लैंड्स को कंजर्वेशन करें। ठीक है, फिर क्या क्या टेक्निक्स हैं बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के? एक इन सितु है। ठीक है, इन सितु का मतलब कंजर्वेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना इन देयर ओरिजिनल हैबिटेट लैंड, मतलब जहाँ पे वो बिलोंग करता है, जैसे कि आपका नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, वहीं पे उसको बायोस्फीयर रिजर्व बना दें हम लोग। ठीक है, फिर प्रोटेक्शन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ फ्लोरा आइसोलेटेड फ्रॉम देयर नेचुरल हैबिटेट, जैसे मान लीजिए कि बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह होते हैं, वहाँ पे हम कंजर्व करते हैं। ठीक है, फिर एक्स सितु कंजर्वेशन के दो मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड नर्चर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीशीज इन द जूलॉजिकल पार्क्स, जैसे कि आप देखते हैं कई सारे चिड़ियाघरों में जानवर रखे जाते हैं क्योंकि अब वो वाइल्ड में ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुके थे या उनके नंबर्स बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो गए होते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड है कि प्रिजर्वेशन ऑफ लिविंग स्पर्म एग या एम्ब्रियो इन अ लिक्विफाइड नाइट्रोजन। ठीक है, मतलब उनके एग्स या जीन्स को हम प्रिजर्व कर लें किसी भी लैब वगैरह में। ठीक है, फिर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन का जो दो तरीका है, इन सितु एक्स सितु हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, एक बार देख लेते हैं कौन कौन से इन सितु और एक्स सितु टेक्निक्स हैं। तो इन सितु में जैसे कि हम लोग प्रोटेक्टेड एरिया नेटवर्क, जैसे कि आपका सेक्रेट लेक्स है, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, ये सब आपके इन सितु में आएंगे। एक्स सितु में क्या कहेगा? सेक्रेट प्लांट्स को जैसे हम जूलॉजिकल गार्डन्स बना दें। ठीक है, बोटेनिकल गार्डन्स हम लोग बना दें। ठीक है, ट्री गार्डन्स बना दें, फिर जू बना दें, सीड बैंक बना दें, जीन बैंक्स, क्रिप्टो प्रिजर्वेशन, ये सब आपके एक्स सितु तरीके हैं। ठीक है, फिर बायोस्फीयर रिजर्व का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कि पब्लिक अवेयरनेस बढ़ाना। ठीक है, फिर मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ प्लांट एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, फिर रिसर्च को प्रमोट करना, फिर सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करना। ठीक है, फिर 4 मेजर कोरल रीफ एरियाज इंडिया में कौन कौन से हैं? गल्फ ऑफ कच्छ है, गल्फ ऑफ मन्नार है, लक्षद्वीप है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, फिर कोरल रीफ्स के कितने टाइप्स होते हैं? यहाँ तो फिलहाल 2 दिया हुआ है कि फ्रिंगिंग एंड अटॉल। फ्रिंगिंग जो इंडिया में मिलता है कहाँ मिलता है? गल्फ ऑफ मन्नार में, गल्फ ऑफ कच्छ में, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में। और एटॉल टाइप ऑफ जो कोरल रीफ है कहाँ इंडिया में मिलता है? वो है लक्षद्वीप में मिलता है। ठीक है,
फिर बायोडाइवर्सिटी का यूज़ क्या क्या है, तो कल्चरल बेनिफिट्स हैं, जो जो हम लोग कई बार जो सेक्रेड ग्रुप्स आप देखते हैं वहाँ जो पूजा पाठ होती है वो है। ड्रग्स और फार्मेसी जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ इसका यूज़ होता है। फिर एस्थेटिक बेनिफिट है, इकोसिस्टम सर्विसेज जैसे पॉलिनेशन वगैरह है, नेचुरल इक्विलिब्रियम मतलब कि इकोसिस्टम को इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। फिर फूड ऑफ एडवांस वैराइटीज़ को जो है ये एक सोर्स है ये बायोडाइवर्सिटी का, ठीक है। फिर यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जो हम लोगों ने ऊपर डिस्कस किया है, कल्चर बेनिफिट जैसे कि रिलीजियस और नेशनल प्राइड है, ठीक है। एस्थेटिक में जैसे कि टूरिज्म या पेट एनिमल्स या क्रिएशन ऑफ लिटरेचर को जो है हम लोग कई बार बायोडाइवर्सिटी से रिलेट करते हैं, ठीक है। फिर इकोसिस्टम सर्विसेज क्या क्या है, जैसे कि जो जो हमें इन्वायरमेंट एक इकोसिस्टम से बेनिफिट मिलता है, जैसे कि क्लाइमेट कंट्रोल है बाई फॉरेस्ट या ओशियंस को, जैसे फॉरेस्ट अपने आप ग्रो करते हैं तो उससे क्लाइमेट कंट्रोल भी होता है। सॉइल इरोजन का प्रिवेंशन होता है। न्यूट्रिशन साइकिल जो हम लोगों ने अभी बायोजियोकेमिकल साइकिल डिस्कस किया, तो न्यूट्रिशन साइकिल अपने हिसाब से बिल्कुल नेचुरली अच्छे से चलता है, ठीक है। रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट, ठीक है, ये भी एक काम करता है। वाटर कंजर्वेशन, क्योंकि उसमें जो अगर आप प्लांट्स या एनिमल्स अगर कोस्टल एरिया में आप ग्रो करते हैं तो वाटर टेबल भी इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। फिर क्रॉप पॉलिनेशन में भी एक इकोसिस्टम सर्विस है, ठीक है। फिर सोर्स ऑफ फूड एंड एडवांस वैरायटी जैसे कि न्यू क्रॉप्स या एडवांस फूड वैरायटी जो है ये हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है, ठीक है। ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में जैसे कि आपका टैक्सोल वगैरह है, मॉर्फिन है, ये सब हम बायोडाइवर्सिटी से हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। फिर एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है IUCN, इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ठीक है। इसका जो मेन ये सेपरेट ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन से, ठीक है। इसका ऑब्जर्वर स्टेटस है UNGA मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। ये एक बुक पब्लिश करती है जिसका नाम है रेड डेटा बुक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखिएगा कि रेड डेटा बुक कौन पब्लिश करता है, ठीक है। इसमें लिस्ट ऑफ एंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स जो कि वर्ज ऑफ एक्सटेंशन पे होते हैं उनके नाम इसमें जुड़े होते हैं, ठीक है ना। फिर स्पीसीज इज इंस्टिंक्ट व्हेन देयर इज नो रीजनेबल डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल हैज़ डाइड, ठीक है। A species is considered extinct when it has not been seen in the natural habitat for 50 years। ये IUCN की डेफिनेशन है कि अगर कोई स्पीशीज़ 50 साल या उससे ज़्यादा जो है अगर उसको नेचुरल हैबिटेट में नहीं दिखा है तो उसको एक्सटिंक्ट मान लिया जाता है, ठीक है। अब इसका लिस्ट बनाने का फ़ायदा क्या होता है, ठीक है। इसका सबसे बड़ा जो फ़ायदा है, एक सेकेंड, हाँ, इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि तो अवेयरनेस बढ़ती है लोगों में कि भाई कोई जानवर थ्रेटेंड हो गया है, ठीक है। एक आइडेंटिफिकेशन और रिकॉर्ड कीपिंग बढ़ता है, भाई जो जो स्पीशीज़ थ्रेटेंड उसका एक लिस्ट बन जाता है, तो उससे हम लोग जो है उसको उसके कंजर्वेशन की तरह काम कर सकते हैं। एक रिटन लिस्ट होता है ये, ठीक है। फिर डायरेक्शन क्या क्या चाहिए भाई लोकल लेवल पे, जिससे कि जो जो स्पीशीज़ थ्रेटेंड है उनको हम बचा सकें, ठीक है। फिर उसके बाद से एक देखिए डाइक्लोफेनाक सोडियम, ये एक पेन किलर है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ फीवर में यूज़ होता है एनिमल्स के। ये एक मेजर कारण है जो जो एनिमल जैसे वल्चर्स का जो डेथ होता है उसके लिए एक मेन कारण है, क्योंकि वल्चर्स जो है वो जो जानवर मर जाते हैं वो उनको खाते हैं, ठीक है। तो वो ये खा डेड एनिमल को खाने की वजह से वल्चर्स की जो है डेथ हो जाती है विदिन 30 डे। इसका एडवर्स इफेक्ट क्या है कि 8.5 करोड़ वल्चर जो है वो डेथ हुई है इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान में सिर्फ इस डाइक्लोफेनाक सोडियम की वजह से, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा डाइक्लोफेनाक सोडियम का नाम, ठीक है ना। फिर इसी तरीके से टम्बाला कोक क्या चीज़ है, ये एक ट्री है मॉरिशस में जो कि मिलती है। इसका अदर नाम जो है वो डोडो प्लांट है। ये ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन है। इसका मेन रीज़न है कि एक्सटेंशन ऑफ डोडो बर्ड्स, ठीक है। तो डोडो बर्ड्स की वजह से ही इनका अब ब्रीडिंग होता था, अब क्योंकि डोडो बर्ड्स ही नहीं रही तो इस वजह से इनका पॉलिनेशन नहीं हो पा रहा है और ये इस वजह से ये इनका जो है एक्सटेंशन हो रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एनिमल है इंडियन फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। इंडियन फ्लाइंग फॉक स्पीशीज़ ऑफ बैट है। ये जनरली जो इंडियन सराउंडिंग जो आपका सब कॉन्टिनेंट है उसमें मिलती है, बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। इसका अदर जो नेम है वो ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट है। सेकेंड फिर नेक्स्ट आता है हम लोग इंपॉर्टेंट एनिमल वो है डुगोंग, ठीक है। ये लार्ज मरीन मैमल है। ये एग्जिस्टेंस इसका वल्नरेबल है। ये हर्बीवोरस मैमल है। इसको हम सी काव के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये सी ग्रासेस जनरली ये खाता है, सिर्फ वही खाता है, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ मिलता है, ईस्टर्न अफ्रीका में, साउथ एंड ईस्ट एशिया में, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया में और ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इंडिया में जो डुगोंग्स हैं वो सबसे ज़्यादा गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट में मिलते हैं जो कि इंडिया और श्रीलंका के पास है, ठीक है। और अदर रीजन्स इंडियन ये जहाँ जहाँ ये मिलते हैं डुगोंग वो है गल्फ ऑफ कच्छ में, सौराष्ट्र कोस्ट में, अंडमान निकोबार आइलैंड में। इनको शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में रखा गया, मतलब इनको हाईएस्ट लेवल ऑफ प्रोटेक्शन प्राप्त है। फिर नेक्स्ट एनिमल है
इंडियन वाइल्ड एस, ये आपका रन ऑफ कच्छ गुजरात में मिलता है। ये इनके जो नेचुरल हैबिटेट है उनके उसके डिस्ट्रक्शन की वजह से इनका जो एग्जिस्टेंस है वो थ्रेटन हो गया है इस समय, ठीक है। फिर नेक्स्ट एनिमल है लायन टेल्ड मकाक। इसको ये मंकी एक तरीके का, ये आपको साउदर्न वेस्टर्न घाट में मिलता है। इसका रेजिडेंस एरिया है जनरली, जो कि वेस्टर्न घाट साउदर्न एरिया मतलब कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका में जनरली ये पाया जाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है फ्लाइंग स्क्वेरल। ये आपको जो है इसके टोटल 12 स्पीसीज इंडिया में पाए जाते हैं। मैक्सिमम जो हिमालयन रीजन में मिलता है, और ये और अदर कंट्रीज़ लाइक रशिया, चाइना, जापान, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका में भी ये मिलता है, ठीक है। फिर प्रोपिस जूलिफेरा, ये क्या है, ये जो है ये मैक्सिको, साउथ अमेरिका और कैरिबियन रीजन में इसका ओरिजिन है। ये एक स्मॉल श्रब होता है, बहुत छोटा सा प्लांट होता है। इसके बाद ये हार्मफुल टू इन्वायरमेंट है। इसका जो हिंदी नेम है वो बिलायती बबूल है, ठीक है। और इंडिया में 19वीं सेंचुरी में आया था। इसका जो एडवर्स इफेक्ट क्या क्या है कि रूट्स ग्रो डीपर टू अ ग्रेट एक्सटेंट और टू एब्जॉर्ब वाटर। उससे क्या है कि वाटर टेबल नीचे आ जाता है, ठीक है, नीचे चला जाता है, ठीक है। ये बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत हार्मफुल है। ये एमिशन ऑफ वेरियस टॉक्सिक सब्सटेंसेज इनटू द एटमॉस्फेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि ये दूसरे प्लांट्स को अपने आसपास ग्रो नहीं करने देता है, ठीक है। और ये वाटर, ग्राउंड वाटर को बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करता है, जैसा कि हम लोगों ने यूकलिप्टस के केस में देखा था। और इसकी वजह से लॉस ऑफ एयर ह्यूमिडिटी इन द सराउंडिंग एरिया भी ऑब्जर्व किया गया है, ठीक है। आज हम लोग अपना डिस्कशन यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू।